जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक-ठाक हैं? तो चौथी किस्त आ गई है और बात चली थी मुफ्ती साहब की और आपकी बात चलती रहेगी और साथ-साथ मेरे ख़्याल है सिर्फ़ आप ही की कहानी नहीं बल्कि मेरी भी कहानी है। क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो मेरे मेंटर थे तालीम से। उन्होंने कभी भी दावा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे बाप की जगह पे हूँ। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि वो मेरे बाप की तरह थे बिल्कुल। और मुझे जो मेरा करियर बना था वो मुफ्ती साहब के हाथों बना था। गुस्सा भी करते थे वो, जो उनका ख़ास स्टाइल था ये। तो मुझे याद है जब वो आए थे तो मैं उस वक़्त असिस्टेंट लॉ ऑफ़िसर था और उन्होंने बाकायदा मेरा लॉ ऑफ़िसर का विज़िटिंग कार्ड छपवाया था कि नहीं आप अपने आप को असिस्टेंट लॉ ऑफ़िसर नहीं कहेंगे, आप जिसे मिलेंगे आप लॉ ऑफ़िसर कहेंगे। उनकी चंद एक बड़ी अच्छी बातें मुझे याद है कि एक ज़माने में था कि उनके पास एक मोटी-सी डायरी थी और जब किसी पे गुस्सा आता था तो कहता था मैं इसको नोट कर रहा हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं। अप्रेज़ल के वक़्त मैं निकालूँगा इसको और तुम्हें इसकी कीमत उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। 2-4 दफ़ा मेरा भी इस डायरी में इंदराज हो गया। तो मुझे बड़ी तशवीश थी कि क्या लिखा होगा। एक बार इत्तेफ़ाक से अप्रैल से ज़रा पहले दिसंबर का महीना था, नवंबर-वंबर में वो उठ के चले गए वॉशरूम वगैरह और वो डायरी मुझे नज़र आ गई। आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने कहा देख लूँ कम से कम मेरे बारे में क्या-क्या लिखा है उन्होंने। वो डायरी बिल्कुल सादा थी। किसी के खिलाफ कोई एक जुमला भी लिखा हुआ नहीं था ये। लेकिन वो हमें डराते थे कि देखो मैंने नोट कर लिया है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं एक सिर्फ़ एक किस्सा सुना दूँ उसके बाद ये है फिर मैं ओवर टू यू। मुझे याद पड़ा है कि एक बार ग़ालिबन कोई जून के आखिर का महीना था, तो उस ज़माने में मैं था तो लॉ में पाक कुवैत के अंदर, लेकिन मैं साथ में फाइनेंस को भी देखता था। तो मुफ्ती साहब की नज़र पड़ी इत्तेफ़ाक से, उन्होंने देखा कि यार ये करंट अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं, मेरे को डेढ़ 2 करोड़ रुपए पड़े हुए थे ये। अच्छा, वो इक्विटी के पैसे होते थे, कहीं से पैसे आ गए, इतनी केयरिंग भी नहीं थी ये कि अब होगी। तो उन्होंने बुला के मुझे डाँटा और उन्होंने कहा कि इसको फ़ौरी तौर पे तुम इन्वेस्टमेंट करो। मैंने कहा इतनी जल्दी कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगी ये? तो इसका कहा अच्छा तुम ऐसा करो एनआईटी में डाल दो उसको, ताकि 30 जून की जब बैलेंस शीट बने तो उसमें पैसा करंट अकाउंट में नज़र आए। मैं ठीक है। अभी मैं आके बैठा था कि एक आधे घंटे के बाद एक मेरे पास एक रिसेप्शन से फ़ोन आया कि जी वो एनआईटी से कोई साहब आए आपसे मिलने के लिए। मुझे मैसेज सर भेजा होगा उसको, मैंने बुला लिया फटाफट, आ जाओ भाई मेरे पास ये। वो बैठ गया बेचारा। तो उसने कुछ कहना चाहा, मैं कहा नहीं मुझे मालूम है, मुझसे मुझे बता चुके हैं, फ़िक्र ना करें। फॉर्म किधर है आपका, लाइए फॉर्म लाइए। तो फॉर्म दिया उसने मुझे, मैंने फॉर्म भरा, चेक बनाया, मुझसे साइन करवाया इसके, मैंने ये उसके बाद लेके आया। जब उसको मैंने दिया तो उसके तो होश उड़ गए बेचारे के। वो बेचारा कोई जूनियर सा एम्प्लॉय था, सेल्समैन, जो आया था किसी इंडिविजुअल की करने के लिए कि शायद कोई भी एनआईटी की इन्वेस्टमेंट मिल जाए 10-15 की। जब उसे फिगर देखी करोड़ों में तो कहते हैं ना उसकी काँपे टाँग गई। उसे ख्याल लगा ये क्या हो गया? तो उसकी हालत बुरी हो गई। फिर उसको थोड़ा डर लगा कि शायद मुझे गेम रूल्स पता नहीं है और मैं कोई बाद में कोई लंबा मुतालबा ना कर दूँ। तो उसने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन ये है कि इसमें हमारा 23,000 रुपए कमीशन बनता है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपको 11,500 रुपए उसमें से दे दूँगा और बाकी मेरे होंगे। अब मेरी कहाँ पे टाँग गई, मेरे पल्ले भी इसने पड़ा। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि अगर मैं चेक बजाय अपने नाम के किसी और के नाम का ले लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा यार ऐसा है कि तुम अगर क्या ये चेक जो है ना 11,500 का तुम पाक कोच के नाम का बना सकते हो? उनका मैं आपको बनवा दूँगा, डिमांड ड्राफ्ट कोई मसला ही नहीं है। मेरा मसला वो तो पक्का कर था ना कि ये केस हाथ से निकल जाए। वो चला गया और थोड़े दिन के बाद लाके उसने ये 11,500 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट जो है वो उसके नाम का, पाक कोच के नाम का लाके दिया और मैंने उसको बाकायदा रूटीन में एक नोट शीट के साथ लाके भेजा कि जी हमने जो एनआईटी इन्वेस्टमेंट की थी ये, तो जो साहब उसको सेल्स करने के लिए आए थे ये, तो उन्होंने ये इदारे से हमारा कमीशन शेयर किया है, तो ये उसका ऑर्डर गया भी नहीं, कोई नंबर भी नहीं आया। एक खामोशी बड़े पोलाइट अल्फाज में लिख के मैंने मुझसे नोट भेजा। उफ़! जो मुफ्ती साहब के गुस्से का आलम था, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल फट गया था ना, उन्होंने बुलाया और जो मुझे सुनाई, कहने आप लोग को समझते क्या हैं? मैंने कहा अल्लाह मैंने क्या मसला कर दिया, मैंने सिर्फ कंपनी के नाम का पेड़ लेके दिया है। कहेंगे अभी तो मैं आपको 2 इंक्वायरी कमेटी बता रहा हूँ। एक इंक्वायरी तो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वो जो 11,500 रुपए आप कहते हैं उससे लिए थे, उसमें से आपने कितने लिए उसे आगे। तो अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और दूसरी इंक्वायरी कमेटी बैठेगी कि जो पिछले दिनों जितनी जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो हर जगह जाके इन्वेस्टिगेट करेगी कि आपके वहाँ से कितने पैसे लिए थे, जो आप नंबर बनाने के लिए आ गए, बड़े ईमानदार बन के आ गए। मेरे आँसू निकल आए। कि अल्लाह ये क्या मुसीबत हो गई है। तो खैर फिर तसल्ली दी और मुझे समझाया कि मियाँ अगर आपके पहली बात तो ये थी कि आप डायरेक्ट एनआईटी से बात करते, आप नेशनल बैंक से बात करते,
और अगर कोई आ गया था तो आप मुझसे पूछ रहे थे क्या है। और अगर ये सब कुछ नहीं किया था, गलती पे गलती करते चले गए आप ये, तो ये क्या हिमाकत की आपने? एक बच्चा था, उसकी रोज़ी लग गई थी ये, तो आपने ये क्या हिमाकत की उसके अंदर ये, कि अपनी गलती से आप उसको दे रहे हैं सारा ये। तो वो उस दिन जो मैंने सीखा था, वो मैं सारी उम्र नहीं भूलता। मैंने मतलब बहुत नौकरी की है, लेकिन 80 के बाद से जो मैंने नौकरी की है, मेरे ऊपर परतों जो है या मेरे पास जो अक्स आया है, वो मुफ्ती साहब की ट्रेनिंग का आया है। और वो जिस तरीके से उनके गुस्से में, उनकी डाँट में जो प्यार होता था ये, और जो केरियर देखते थे, वो चीज़ें मेरे सामने आई हैं सारी की सारी। और मैं समझता हूँ कि जो मुझे जानते हैं मेरे साथी, कि नौकरी में बहुत मैं हम्बल रहा हूँ, बहुत ही इंकिसारी रही मेरे अंदर। मेरे अंदर कभी भी कोई किसी किस्म का कोई अपने तोप किस्म के ओहदे का नहीं आया। वो मैंने मुफ्ती साहब से सीखा था कि अगर आप में कोई है, तो फिर आप हम्बल हो जाएँ और इंकिसार हो जाए, और किसी को डराते रहें मगर किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये सारी बातें मैं मुफ्ती साहब से सीखी थी। तो चलिए, ये तो कुछ मुझे भी साथ-साथ करना था, अपने अपने कर्ज़ उतारने थे। अब मैं आप पे आता हूँ, ज़रा आगे चलें थोड़ा-सा, हम थोड़ी-सी और मुझसे की बातें कर लें। बस ये हुआ कि फिर ऑब्वियस बात है, चूँकि एक बहुत ही ज़्यादा गरीब ख़ानदान से थे, वालिद भी उनके नहीं थे, गाइडेंस उनके पास कोई नहीं थी, हाँ, मेंटोरशिप उनके पास क्या था, हमारे पास तो बहुत लोग हैं, उस ज़माने में उनके पास कोई भी नहीं। तो वो बहरहाल उनकी शख्सियत में एक गुस्सा या एक सख्ती ज़रूर थी। उसका एक हमें उस वक्त समझ में भी नहीं आती थी बात, मगर वही बात है कि वो उसका बेनिफिट हमें बहुत होता था। तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू की। एक गैराज था, अब्बा के एक दोस्त का, एक 800 गज का घर था जो वो बेचना चाह रहे थे, और वो बिक नहीं रहा था, और उस घर के अंदर एक गैराज था। उस गैराज के ऊपर उन्होंने छत डाल दी थी, तो जिसको एक जो एक लंबा सा कमरा बन गया था, पतला सा। उस जगह पे हमने दफ्तर लिया, और वो 10-12 रुपए गज उस जमाने में वो मिलता था। कोई मामूली तरीन को कालीन वो छोटा सा डाल दिया उसके ऊपर, ताकि उससे गटर के ढकने वकने छूट जाए जो गैराज में होते हैं। तो वो हमने दफ्तर लिया, बहुत शदीद गर्मी के अंदर हम वहाँ बैठे रहते थे। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि एक ये उस वक्त हमें मतलब कुछ ये हुआ कि वो सख्ती उस वक्त झेलना, कि नौकरी भी छूट गई, पैसे भी कोई नहीं, क्लाइंटेल भी कोई नहीं, प्रैक्टिस भी कोई नहीं, और उस वक्त मगर वो टाइम जो है ना, हमने यूं, मैं समझता हूँ वो एक पहला एक यील्ड में एक फ्रूट्स उस वक्त से रीप होने शुरू हुए, क्योंकि हमारी कोई एक आदतें इतनी चूंकि बिगड़ी हुई नहीं थी, कि जिस बात पे मैं उनसे उस पे फिर शाकी रहता था, कि मुझे ये फीलिंग हुई कि उनकी जब तबीयत खराब होनी शुरू, खासतौर पिछले 2-3 सालों में, तो उनके पास लोग आना बंद हो गए। मतलब पहले तो इतना था कि वो जाते थे, लोग आते रहते थे, फोन आ रहे हैं, जाना जाना हर वक्त का उनका तो था। और फिर वो एक गोशा नशीनी वाली कोफित हुई, और लोगों ने उनको बिल्कुल एक तरह से मुझे लगा डंप कर दिया है। और मुझे अदनान उसकी एक वजह भी थी। वो जो गुलशन इकबाल के मकान से वहाँ पे मूव हुए हैं, तो वो आपको मालूम है कि वो कम्युनिटी जो है, वार्ड कमेटी अच्छी कम्युनिटी, कोई शक नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ के इशू होते हैं, आने जाने के, आईडी कार्ड रखाओ, ये रखाओ, वो रखाओ, लाइन लगाओ, तो उससे लोग थोड़ा-सा वहाँ पे उतनी वहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन पे बाकी नहीं रह गई थी। ये भी एक वजह थी। शायद ये वजह भी हो, मगर बहरहाल ये कि मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये भी था कि ये मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने देखा है बहुत से लोग जो अच्छे खासे नॉर्थ इस्लामाबाद में, नॉर्थ कराची में रहते थे, अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया, वो डिफेंस फेज 8 में जाके आबाद हो गए। अब ज़ाहिर है डिफेंस फेज 8 की जो कम्युनिटी होगी, वो तो नहीं होगी जो कि नॉर्थ इस्लामाबाद में जिनके आस-पास 10 साल गुज़ारे होंगे। तो ये एक भी फ़र्क आया नहीं, था। देखिए पड़ोस तो हमारा ऐसा ज़बरदस्त था गुलशन का, कि वो तो जी, खैर बिल्कुल। हम कभी हाँ। भूल ही नहीं सकते। वो एक घर था पूरा। मैं इसकी वजह ये भी है तस्नीम भाई, कि जो अब्बा के हम असर थे, वो अब्बा की उम्रों के ही थे। तो जब अब्बू बीमार शुरू हुए, तो उसमें से बहुत से लोग उस वक्त तक दुनिया से जा चुके थे, कुछ बीमार थे, कुछ बच्चों के साथ बाहर माइग्रेट कर गए थे। तो बहरहाल वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दोष लोगों का था नहीं, क्योंकि उनके हमारे साथ थे ही नहीं। मैं आपकी थोड़ी-सी कज़ा कलामी हो रही है, मैं इसमें थोड़ा-सा एक चीज़ ऐड करूँगा कि मेरे अब्बू का ये था कि जब भी कोई शादी-वादी होती थी, तो अगर 9 बजे का टाइम है शादी का, तो उनका इसरार ये होता था 7:30 बजे की तैयारी करो और 9 से पहले लाज़मी पहुँच जाएँ। उनको बीशत बच्चे अब क्या होता था ना, मैं भी उनको बोल देता था कि अब्बू कोई भी नहीं आता है, फ़ायदा कोई भी नहीं है। हम जाएँगे, बैठे रहेंगे इतनी देर तक, तो आराम से 9 बजे निकलेंगे, लोग आ जाएँगे 10 बजे। चल नहीं, ये बात नहीं है। और कोई एक आ जाएगा ना, गपशप लगाएँगे उससे। और फिर होता था कि अब्बू जब भी किसी महफ़िल में जाके बैठते थे,
तो शू गाने वालों में फिर जितने भी इनके हम दोस्त थे अहबाब थे, तो उनके गिर्द जमघटा लगता था, गपशप लगाते थे। और जो भी तुमने बात की है कि जब अब्बू के आखिरी अय्याम आए, तो उसके बाद उनके पुराने साथी एक-एक करके उठते गए। और मुझे याद है कि मुहिब आरफी साहब थे उनके बड़े अच्छे, जब उनका इंतकाल वगैरह हुआ, कोई महीना भर पहले या 15 दिन पहले, तो अब्बू बिल्कुल ढह गए थे और उनको ये एहसास हुआ कि अब कुछ नहीं बचा, कोई ना दोस्त है, ना अहबाब हैं, अब जनरेशन सारी चेंज हो रही हैं। तो उसके बाद से उनका आना-जाना बिल्कुल, मतलब आखिर में जब एक-एक करके लोग, जब हर शादी में मालूम होता था कि 2 आदमी कम हो गए, 1 आदमी कम हो गया है, तो वो अपना, तो ये एक नेचुरल चीज़ जी, थी ये। तो बस ये था कि वो उसपे फिर वो गोशनशीन से हो गए, जाते-आते नहीं थे, दफ्तर हमारे ज़रूर जाते थे वो। हमारे दफ्तर में ही आखिर में उनका चेम्बर बन गया था। मुझे दफ्तर जाने का उनको शौक था कि सुबह मैं तैयार होऊँगा, ब्रीफ़केस पकड़ूँगा, 4 दफ़ा अम्मा से पूछूँगा कि भई मेरा चश्मा कहाँ है, मेरे मेरे जनाब अली, मेरा वो क्या कहते हैं, ब्रीफ़केस कहाँ है, अखबार रख दिया उसमें कि नहीं रख दिया। तो हमारी अम्मा भी चाहती थी कि वो कुछ अरसे घर से बाहर रहें। और ये सारी बीवियाँ हाँ, चाहती हैं। और वो उनका भी शौक था। तो हाँ, वो चले जाते थे, हमारे दफ्तर में बैठते थे, वहाँ अखबार-वखबार पढ़ते थे, खाना-वाना भी हमारे साथ खाते थे, टीवी भी देखते थे। मगर ये कि वो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ कम होनी शुरू हुई उनकी, और उस पे मैं ये ज़िंदगी का एक ज़िंदा, सफ़र है। हाँ, मगर एक बहरहाल मैं उनसे उस बात पे बड़ा वो होता था कि यार अब्बा, आपने इतनी मेहनत की आईसीएमए के लिए ख़ास तौर पे, तो आप किसी मस्जिद मदरसे का को टाइम दे देते। तो आप, ये आगबा संवर जाती, आपने इन लोगों के लिए काम किया, ये क्या हुआ? मगर मैं गलत था कि जब अब्बा के आखिरी जो वक़्त था और उसके बाद जो सफ़र आखिरत था, वो मेरे अपने लिए, मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने जानबूझ के मुझ पे वो चीज़ें मुनकशिफ़ की, वो चीज़ें मुनकशिफ़ की कि मुझे लगता है कि मैं 100% गलत था। मैं जब अब्बा के उसमें गया, रेफ़रेंस में आई, सदरी साहब ने कहा खुद ही से कि जी, सदका ये नहीं होता सिर्फ कि मदरसा बना दे, लोगों को हलाल रिस्क के लिए अगर आपने, बहुत बहुत उम्दा बात की है। तो उन्होंने कहा कि ये पौधा लगाया मुफ्ती साहब ने, तो वहाँ एक साहब, पर जिस तरह लोगों ने मोहब्बत, उनका जनाजा अपनी जगह एक इतनी बड़ी मिसाल है, इतनी बड़ी मिसाल है कि इतनी जी, शदीद जी, गर्मी और वीक डे, जी, और उसमें हमारे जो मस्जिद है उसमें जो लोग 20-20 साल से वहाँ रहते हैं, वो कह रहे थे कि यार हमने इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। मतलब मौज़िन मस्जिद का ये मुझे 3-4 दिन बाद कहने लगा कि यहाँ कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कौन साहब थे, मुझे इनके खानदान के लोग बताओ, ये कौन थे। तो और फिर मैंने बकिया और भी कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझ पे ऐसी मुनकशिफ की कि मतलब मैं कुछ बताऊं कि वो अल्लाह ताला बदनसीबी की। थी मेरी के इत्तेफ़ाक से तुमने शायद इसका ऐड भी दिया था अखबार में, जी, और वो मेरी ऐड नज़र नहीं गुज़रा था और मुझे उनके तदफ़ीन के बाद इत्तला मिली थी ये। और एक आध साथी जो कि जिनको मिल गई थी इत्तला, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहा, मेरा फ़ोन बंद था। तो वो मुझे बता चुके हैं कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से लोग आए थे उसके अंदर ये, जिसको मैंने बहुत ही मिस किया। और मैं रिग्रेट करता हूँ, मुफ्ती साहब ने मुझे बताया था कि भई अपने रवैये से कि व्हाट इज़ मेंट बाय फैमिली, कि फैमिली क्या होती है? क्योंकि बहुत सारी कॉर्पोरेट एंट्री में देखता हूँ, उनका स्लोगन होता है कि वी आर ए फैमिली, वी आर ए फैमिली। लेकिन मुफ्ती साहब ने मुझे बताया था कि कॉर्पोरेट एंटिटी जो है ना, वो फैमिली कब होती है। मैंने बताया ना कि मेरे तो वालिद से ताल्लुकात हो गए थे, मेरे घर वालों से ताल्लुकात हो गए थे, मेरे तमाम भाई-बहनों को बाय नेम वो जानते थे, ठीक है? बल्कि अगर किसी बहन का रिश्ता नहीं है तो उसकी उनको फ़िक्र रहती थी, इसका कहीं रिश्ता करवाया जाए, इतना उनका आना-जाना था। जो अरसा जो तुम कह रहे हो, उस अरसे में मैं भी इत्तेफ़ाक से उनसे मुलाकात नहीं कर पाई। तो फिर मैंने किसी, जब लोग वहाँ चले गए थे तो मुश्किल था। फिर मैंने अपने दोस्त इनाम को पकड़ा, मैंने कहा यार मुझे चलना है लाज़मी, और उससे शायद उससे नंबर लिया, लोकेशन दिया, हम लोग पहुँचे। वो दिन मेरे लिए बड़ा तकलीफ़देह था, जब मैं और इनाम दोनों मुझसे साहब फँस गए। अच्छा, इनाम को तो इसलिए पहचान गए थे कि इनाम ने फ़ोन किया, सब कुछ किया था, और वो अपना हाफ़ज़ा खो बैठे थे और मैं उनके सामने बैठा था। मेरे ऊपर उनके इतने एहसानात थे कि मुझे बेटों की तरह मानते थे। जब मैंने थोड़ी देर में से इनाम से पूछा, "ये कौन साहब हैं?" देन आई वाज़ शॉक्ड। और जब मैंने नाम बताया तो उन्होंने फ़ौरन उठ के मुझे गले से लगा लिया, कहाँ थे, कैसे थे, क्या था ये। तो ये मैं अपना एक जो रिग्रेट इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि हम किसी की तारीफ़ करें मरने के बाद, क्यों ना उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ ताल्लुकात को बहाल रखें, क्यों ना ज़िंदगी में थोड़ा-सा वक़्त निकाल लिया करें उससे मिलने-मिलाने के लिए, ताकि बाद में वो रिग्रेट ना हो जो मुझे आज रिग्रेट हो रहा है
कि मैंने इतना अरसा लगा दिया उनसे मिलने में, और वो अपना हाफ़ज़ा भूल चुके थे और मुझे देख के पूछते ये कौन साहब हैं? जबकि उन्होंने मुझसे बेटों की तरह प्यार किया था। ऐसा करते हैं, थोड़ा-सा मैं भी जज़्बाती हूँ, थोड़ा-सा यहाँ पे रुकते हैं, अब अगली किस्म फिर चलते हैं।